नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि जानते हैं आप सभी दोस्तों, आपका सीटेट एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है और हमारे पास समय बहुत ही कम है दोस्तों। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इस बार सीटेट क्वालिफाई करना है तो उसका सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में वो क्वेश्चन जो कि हमेशा हमारे एग्जाम में आते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट निकला है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण के अंतर्गत आता है, जो हमारा पर्यावरण है उसके अंतर्गत क्या आता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या आएगा? बात हो रही है दोस्तों पर्यावरण की। किसकी बात हो रही है? पर्यावरण की। पर्यावरण की अगर हम पर्यावरण की बात करें तो दोस्तों पर्यावरण जो कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, जो कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, चारों तरफ से घेरे हुए। किस तरफ, किससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं दोस्तों? हम घिरे हुए हैं जीव जंतु, जीव से, जंतु से, समाज से, संस्कृति से, समाज से, संस्कृति से, संस्कृति से दोस्तों। और दोस्तों जो यहाँ पे स्थित हैं गैसें, सारी चीजें इन चारों ओर से घिरे हुए है दोस्तों, जिसे कि हम घिरे हुए हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है? जिसे कि वायुमंडल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यह एक प्रकार का घेरा है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, ये सारी चीजें, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, सभी आ जाएगा दोस्तों। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, उपरोक्त सभी आएगा। तो यही हमारा क्या है? ये हमारा वायुमंडल है दोस्तों। इस वायुमंडल में हमारे कई गैसें हैं दोस्तों, जिनसे हम घिरे हुए हैं, जिनसे हमारा जीवन दोस्तों, यानी कि जीवन हमारा वो है। तो वही चीज है दोस्तों, जीवन हमारा उस पर यापन होता है। तो ये चीज है। ठीक है, तो वायुमंडल पर्यावरण के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती, ये सारी चीजें पर्यावरण में ही क्या होती है? समाहित हो जाती। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शारदा एक्ट आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट में किससे दोस्तों संबंध है? ये बाल विवाह से, दहेज प्रथा में, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। और मुझे मालूम है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये बहुत ही वो है दोस्तों। 1929 में दोस्तों, 1929 में रामविलास शारदा जी, रामविलास शारदा जी ने, रामविलास शारदा जी ने दोस्तों, रामविलास शारदा जी ने, रामविलास शारदा जी ने 1929 में दोस्तों उन्होंने देखा कि इस समाज में कुछ लोग बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में दोस्तों लड़कियों की विवाह कर देते हैं। लड़के लड़कियों का क्या कर देते थे? विवाह कर देते थे बहुत ही कम उम्र में, जिसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता था दोस्तों, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों पे बहुत ही ज्यादा इसका गलत प्रभाव होता था। उसका परिणाम क्या होता था? या तो लड़की की मृत्यु हो जाती थी, या तो लड़के की मृत्यु हो जाती थी, कोई न कोई घटना घटित हो जाती, या कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। तो ऐसी कई घटनाएं घटित हो जाती थी, जिससे कि बाल विवाह दोस्तों, क्या हमारा बाल विवाह, बाल विवाह उस समय एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी थी। तो इस बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 ईस्वी में रामविलास शारदा जी ने कई प्रयास किया और एक एक्ट निकाला, जिसे कि बाल विवाह या शारदा एक्ट कहा गया, जिसे कि शारदा एक्ट कहा गया। ठीक है दोस्तों। और फिर दोस्तों ये, जिसमें कि यह था कि लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए। लड़की की उम्र, विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए। और लड़के की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। ये बात कही गई आपकी दोस्तों शारदा एक्ट में। फिर 2006 में दोस्तों क्या हुआ? फिर 2006 में दोस्तों इसी अधिनियम को संशोधन करके दोस्तों इसको बाल विवाह अधिनियम, क्या बाल विवाह अधिनियम के नाम से जाना गया। बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, जिसमें कि बाल विवाह अधिनियम एक्ट किया गया 2006 में दोस्तों, लागू किया गया इसी अधिनियम को और संशोधन करके।
तो इसमें दोस्तों लड़कियों की उम्र कितनी कर दी गई, इसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की उम्र बढ़ा के कितनी कर दी गई, 21 वर्ष कर दी गई। कि लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी कर गई, न्यूनतम 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई, 21 वर्ष कर दी गई। तो ये थी आपकी शारदा एक्ट की कहानी दोस्तों। तो इसमें वो संबंधित किससे है, बाल विवाह से संबंधित है। ये जिन बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल सही आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए, बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से नहीं करेंगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। क्या बनने जा रहे हैं, शिक्षक। प्रभु करे, ईश्वर करे या परमात्मा कि आप सभी हमारे जितने भी छात्र हैं वो शिक्षक बने। दोस्तों एक शिक्षक एक राष्ट्र की एक समाज की, एक देश की रीढ़ की हड्डी होती, जो कि दोस्तों हमारे इसी शिक्षक से नवयुवकों के जीवन का विकास, नवयुवकों के दोस्तों यानी कि आप कह सकते हैं उसके कैरियर का और पूरे देश का विकास होता है। दोस्तों सारी जिम्मेदारी होती है एक शिक्षक पे। तो एक शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि शिक्षक नवयुवकों को क्या करता है, शिक्षित करता है और एक नए मार्ग पे ले जाता है। न केवल शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि दोस्तों उनके अंदर सही तरीका, दोस्तों कैसे औपचारिक ढंग से आपको रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और एक अच्छे नागरिक बनने का भी अच्छे नागरिक बनने के भी गुण बताता है दोस्तों टीचर। ठीक है, क्या उसके दायित्व है, देश के प्रति क्या दायित्व है, परिवार के प्रति क्या दायित्व है, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए सीखने के अवसर आप प्रदान करने के लिए आप इनमें से नहीं करेंगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। हर एक समस्या को सुलझाने के लिए आप प्रेरित करेंगे कि बच्चा आप इस समस्या को स्वयं सुलझाओ। क्या करो, स्वयं सुलझाओ, क्योंकि आप जानते हैं एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 सारे लोग यही कहते हैं कि बच्चा स्वयं करके सीखे, बच्चा स्वयं करके सीखे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, दूसरा है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। जो उनकी अवधारणा है, उनकी अवधारणा को हम स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे और उनको समझने में स्पष्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उन्हें सुझाव और संकेत देंगे जिससे वो नया ज्ञान सीखें। कोई भी नया ज्ञान हमें देना है तो उन्हें हम सुझाव देंगे, राय देंगे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे सीखो, ये नहीं ऐसे होगा, ये बिल्कुल नहीं। पर उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, प्रत्येक उत्तर दोस्तों उन्हें हम अच्छी तरह से नहीं समझाएंगे तो उससे हम उनका मूल्यांकन और आकलन हम नहीं कर पाएंगे। तो हम ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ये नहीं होगा, बाकी चीजें हम करेंगे उन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डी इज राइट। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में आपके आया हुआ है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है, टेट और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समाजीकरण की बात हो रही है, सोशलाइजेशन की बात हो रही है दोस्तों। किसकी बात हो रही है? समाजीकरण की बात हो रही है, समाजीकरण की बात हो रही है। अगर समाजीकरण की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था समाजीकरण की दोस्तों दो भागों में से बांटा गया, प्राथमिक इकाई, द्वितीयक इकाई। क्या हो गया? प्राथमिक इकाई और दूसरा दोस्तों द्वितीयक इकाई। दूसरा क्या है? द्वितीयक इकाई। दो इकाई में इसे बांटा गया। तो प्राथमिक इकाई के अंतर्गत जो हम दोस्तों ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सबसे पहले अगर नाम लिया जाए कि समाजीकरण में पहला पार्ट या प्रथम इकाई दोस्तों जो होती है वो होती है हमारी फैमिली। क्या होती है? हमारी फैमिली, यानी कि हमारा परिवार। सर्वप्रथम हम जो चीजों को सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं, अपने परिवार से। किससे? हमारी प्रथम टीचर या हमारी प्रथम गुरु कौन होता है? आप सभी जानते हैं, हम सभी की माँ होती हैं। प्रथम गुरु कौन होती हैं? हम सभी की हमारी माता जी होती हैं। वही हमें दोस्तों बोलना, चलना, उठना, बैठना और एक उचित व्यवहार करना, किस प्रकार से बड़ों से उचित व्यवहार करना चाहिए, छोटों से किस प्रकार से उचित व्यवहार करना चाहिए, इन
इन सारी चीज़ों की हमें शिक्षा प्रदान करती हैं। फिर हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई, हमारी बड़ी सिस्टर, ये सारी चीज़ें। फिर दोस्तों हम अपनी चीज़ें किससे सीखते हैं? अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से। किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से हम अपनी चीज़ें सीखते हैं कि भाई आस पड़ोस का भी दोस्तों हर एक बालक पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई इन्वायरमेंट जो होता है अगल बगल का वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े हमेशा हो रहे हैं तो बच्चे पे भी वो गलत प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो वही चीज़। फिर उसके बाद बच्चा किससे सीखता है? अपने मित्र से सीखता है। किससे सीखता है? दोस्त से। दोस्त जो होते हैं दोस्तों, अगर अच्छे दोस्त हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं, लाइफ बन जाएगी। अगर खराब दोस्त हैं तब फिर लाइफ बिगड़ जाएगी। तो वो चीज़ है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें है कि पहला पार्ट कहाँ से है? तो परिवार से वो सीखता है। किससे सीखता है? परिवार से। बिल्कुल सही आंसर था। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? प्रोटीन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी क्वेश्चन। साइंस भी देख के थोड़ा सा आपको जाना है, क्योंकि ईवीएस में साइंस से भी क्वेश्चन उठा देता है दोस्तों। ईवीएस में आपके विज्ञान से भी क्वेश्चन उठाते हैं, ज्यादातर जीव विज्ञान हो गया, ये हो गया, तो इससे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो उसको देख के जाना है। विटामिन के बारे में पढ़ के जाना है आपको, तो और पाचन क्रिया है, ये सब सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? दूध है, मांस है, सोयाबीन है, अंडा है। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, प्रोटीन का राजा किसे कहा जाता है? प्रोटीन का राजा। प्रोटीन का राजा बात करें दोस्तों तो प्रोटीन का राजा कहा जाता है किसे? सोयाबीन को। सोयाबीन में सबसे ज्यादा दोस्तों प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन। सोयाबीन को दोस्तों प्रोटीन का राजा भी कहा जाता है, यानी कि सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सी जिन बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल सही आंसर बताया। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल है, वर्षा जल है, पर्यावरण है, या हरे पौधे? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकृति में जो हमारे ऑक्सीजन है उसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात हो रही है दोस्तों, ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे सारे बच्चे जरूर इसका आंसर दे पाएंगे, मुझे मालूम है। किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की बात हो रही है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो ये हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे ये पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे ये पेड़ पौधे होते हैं, ये हमें क्या प्रदान करते हैं? ये हमें ही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और ये हमसे क्या ग्रहण करते हैं? ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमसे प्राप्त करते हैं और बदले में हमें ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगर दोस्तों ये एक आपका, मैं आपको भी बता दूं कि ये एक उदाहरण है, ये हमारा प्रकृति से, पेड़ पौधों से एक जुड़ाव है, एक उदाहरण है कि बिना प्रकृति के हमारा जीवन भी अस्तित्व नहीं है और बिना हमारे प्रकृति का भी अस्तित्व नहीं है, कि हम दोनों इन पेड़ पौधों से, प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं। अगर दोस्तों ये पेड़ पौधे ही न रहें, अगर ये न रहें तो क्या हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिल सकती है? ऑक्सीजन मिल सकता है। और अगर इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड न मिले, CO2 न मिले, तो भी इनका जीवन दोस्तों संकट में पड़ सकता है। तो ये दोनों चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा? प्रमुख स्रोत हमारे क्या होते हैं? पर्यावरण, हरे पौधे, पेड़ पौधे होता है। डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी आंसर बताया है, बहुत ही अच्छा आंसर बताया है, बिल्कुल बहुत सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या है? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपयुक्त सभी। किसी भी छात्र को आप अधिगम की प्रक्रिया करवा रहे हैं, अधिगम इन द सेंस सीखना, अधिगम की प्रक्रिया करवा रहे हैं, उसमें क्या आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे देने का प्रयास करें आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करवाएंगे दोस्त? तो आप विभिन्न कार्यों हेतु सामग्री संकलन, कोई भी क्रिया आप करवा रहे हैं या किसी भी चीज को आप सिखा रहे हैं तो उसके लिए सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई उन चीजों को आप क्या करेंगे? इकट्ठा करें, संकलन इन द सेंस इकट्ठा करें। क्या करें? सामग्रियों को इकट्ठा करें। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रंथालय। ये भी दोस्तों ग्रंथालय की भी आवश्यकता पड़ेगी। सर्वे है, प्रोजेक्ट निर्माण, प्रोजेक्ट की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, निर्माण की।
इन सारी चीजों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। यानी तो उपयुक्त तो सभी, किसी भी चीज को सिखाने के लिए हमें इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग, तपेदक, क्षय रोग, कैंसर, फेफड़ा का अल्सर या निद्रा। धूम्रपान दोस्तों आप सभी में से कुछ लोग जरूर धूम्रपान करते होंगे, बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों धूम्रपान करना। हर एक सिगरेट की पैकेट में लिखा होता है कि यह आपकी सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। यह आपकी सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है, पर फिर भी लोग इसे बड़े शौक से क्या करते हैं, इसका सेवन करते हैं। अपने आप कहते नहीं, एक कहावत आपने सुनी होगी, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, यानी कि अपने से दोस्तों मुसीबत को बुलावा देना। इसका अर्थ क्या होता है, अपने से मुसीबत को बुलावा देना। उसी तरह से जब आप दोस्तों जो धूम्रपान, अगर हर एक सिगरेट में, हर एक दोस्तों गुटखा हुआ, सुपारी हुई, इसमें लिखा होता है कि ये हमें नहीं करने चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। पता नहीं लोग क्यों करते हैं। अरे भाई आप उसके बदले में जूस पी सकते हैं, सेब खा सकते हैं। इतनी दुनिया में 56 भोज कहा जाता है ना, 56 भोज। हमारे इस भारत में 56 भोज होते हैं दोस्तों, कि 56 भोज हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपके शरीर को क्या करे, फायदा, लाभ पहुंचाए, जो अपने शरीर को क्या करे, लाभ पहुंचाए। ऐसी चीज खाने से क्या आवश्यकता है जो हमारी ही शरीर को क्या करे, नुकसान पहुंचाए दोस्तों। क्या पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। तो इससे ये बहुत ही खतरनाक चीज है, और इससे होने वाला जो सबसे बड़ा रोग होता है वो होता है कैंसर। बहुत ही पीड़ा का रोग होता है दोस्तों। जब भी किसी को अगर कैंसर हुआ है, आप जाके उससे मिलिए दोस्तों। इतनी हार्ड दवा चलती है, इतनी हार्ड दवा चलती है कि कैंसर के मरीज पे दोस्तों, इतनी हार्ड दवा चलती है, कैंसर के मरीज की बॉडी पे एक भी बाल नहीं रहते दोस्तों, एक भी बाल नहीं रहते। इतनी हार्ड दोस्तों दवा होती है, और भी कुछ होती है बहुत ही, यानी उनका जो दोस्तों जो उनका उपचार होता है इस प्रकार होता है कि बहुत ही असहनीय होता है। युवराज सिंह को आपको मालूम होगा कैंसर हुआ था दोस्तों, उनका इंटरव्यू मैंने सुना था, मेरी आंख से आंसू आ गए थे। तो बहुत ही दर्दनाक होता है ये बीमारी, भगवान करे ये दुश्मन को भी ना हो दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फेफड़े का होता है कैंसर, बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे वायुमंडल की बात हो रही है, कितनी होगी, 20.95, 78.09, 21% या 0.3%। बात हो रही है वायुमंडल की। तो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल इन द सेंस गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। बहुत ही विभिन्न प्रकार की गैस हैं दोस्तों, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सी चीजें गैसें पाई जाती हैं। तो इसमें पूछा है कि नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। वायुमंडल में किसकी पूछी है, नाइट्रोजन की पूछी है। किसकी, नाइट्रोजन की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नाइट्रोजन की हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा होती है। कितनी होती है, सबसे अधिक मात्रा होती है, और जो कि है 78.09%। कितनी है, 78.09% है। तो ये हमारे दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा इसी की होती है। ठीक है, और हमारे दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा, हमारे ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.95 हमारे ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और 0.03% ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 आप लिख सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। ये हमारे वायुमंडल में गैसों की दोस्तों मात्रा है। यानी कि आप कह सकते हैं सबसे अधिक वायुमंडल में जो गैस मिलती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है सबसे अधिक, 78.09%, इसका आंसर बी होगा। और जो हमारी दूसरी है ऑक्सीजन है, कितनी है, 20.95%, और तीसरी हमारी 0.3% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और भी अन्य गैसें होती है। तो ये चीज है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में आपके हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि विटामिन जरूर पढ़ के जाइएगा,
विटामिन से हमारे एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कई बार, और एक क्वेश्चन 101% मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में विटामिन से जरूर आएगा। आप पेपर दे के आइएगा तो कहेंगे हाँ सर, रत्नेश सर ने बिल्कुल सही कहा था। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस है, रतौंधी है, स्कर्वी है या काशियोरकर है। क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी मेरे बच्चे का। विटामिन ए दोस्तों आप सभी जानते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मैंने सभी को बताया था। 2 प्रकार होता है, एक जल में घुलनशील होता है और एक किसमें होता है? वसा में घुलनशील होता है। किसमें होता है? वसा में घुलनशील होता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बात हो रही है कि विटामिन ए की कमी से, तो हम सभी जानते हैं विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसको क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल। और रेटिनॉल जिसकी कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। और रिकेटस जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा होता है? रिकेटस। स्कर्वी की अगर बात की जाए तो यह विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी जो कि हमें कहाँ मिलता है? खट्टे फलों में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? खट्टे फलों में प्राप्त होता है, जैसे आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया। तो ये दोस्तों खट्टे फल है, उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन की मेरी क्लास पड़ी हुई है आपके स्टडी 91 के ऐप पे, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्लास है। और आपका मेरा दावा है कि विटामिन से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा उस क्लास को अगर आप देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। जरूर जाइए देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, रतौंधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, आप चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय के प्रति मिनट धड़कन होती है क्या? रत्नेश सर कितना इजी क्वेश्चन है, और मेरे सारे बच्चे जरूर आंसर दे देंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो आंसर नहीं दे पाएगा। 72 होती है, 70 होती है, 75 होती है, 80 होती है। क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें दोस्तों, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे दोस्तों। हम सभी जानते हैं स्वस्थ व्यक्ति के हृदय दोस्तों, जो हमारा हार्ट होता है इसी प्रकार से थोड़ा सा बना हृदय मैंने बनाने की कोशिश की है। तो देखिएगा आप सभी, हृदय दोस्तों जो हमारा हार्ट होता है, वो हार्ट जो हमारा होता है दोस्तों, जो कि विश्राम अवस्था में, किसकी बात हो रही है? विश्राम अवस्था में जब होता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति के, एक स्वस्थ हृदय के प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में दोस्तों, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, 72। ये जो हमारा हृदय है ये कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। सोचिए 1 मिनट में प्रति मिनट 72 बार धड़कता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है कि कक्षा में दोस्तों विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी हो गए यहाँ पे, विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो आप दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में है, आप पर्यावरण कक्षा में हैं और विद्यार्थियों में खोज से संबंधित, क्या है? खोज यानी रिसर्च, खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु शिक्षक है, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप ऐसी पाठ्य वस्तु जो कि क्या होगा आपका दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही बात कहता है, एनसीएफ भी यही बात कहता है, एनसीएफ 2005 भी यही बात करता है, और आरटी एक्ट दोस्तों, ये सारी चीजें बात करती हैं कि जो बालक है, बालक को अगर आप कोई भी चीजें सिखा रहे हैं तो उसके जीवन से संबंधित जुड़ी हुई चीजों के बारे में से सिखाएं। जीवन से संबंधित चीजों के बारे में अगर आप समझाएंगे तो बालक और भी अच्छे ढंग से समझ सकेगा। तो ये बिल्कुल दैनिक जीवन से जोड़ के समझाना है समस्या को, ऐसी पाठ्य वस्तु होनी चाहिए। तो डी जिन बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। जो आपकी विद्यालय शिक्षा होती है उसमें सही शिक्षक छात्र अनुपात क्या होता है? 1:30 होता है, 1:40, 1:50, 1:60। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे किसी भी बच्चे का दोस्तों वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएं क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो विद्यालय आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार पे दोस्तों जो हमारी विद्यालय शिक्षा इन द सेंस प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा इन द सेंस प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी लेवल, ये आप कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी लेवल, तो उसमें सही शिक्षक छात्र का जो अनुपात होता है वो 1:30 होता है। क्या होता है? 1:30 होता है, यानी कि 30 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक। ये क्या है? ये शिक्षक का है और ये किसका है? ये विद्यार्थियों का। अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक शिक्षा की, अगर यही बात हो जाए किसकी? उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए, तो यही 30 की जगह क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 30 की जगह क्या हो जाएगा? आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 35 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय का प्रमुख लक्षण क्या है? वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी हल्की गर्मी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या होता है? मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश की बात हो रही है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में दोस्तों क्या होता है आपका? मौसम की अगर बात की जाए तो वहां पे वर्ष भर क्या होती है? गर्मी रहती है दोस्तों। वर्ष भर क्या बनी रहती है? वर्ष भर आपकी गर्मी बनी रहती है। क्या होती है? गर्मी रहती है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय उसमें, ठीक है, रहती है। तो दोस्तों उस प्रदेश का प्रमुख लक्षण आपका यही है कि उसमें क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं वहां पे गर्मी का वातावरण ज्यादा रहता है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। पर्यावरण का दोस्तों बात हो रही है। पर्यावरण के किसकी बात हो रही है? पर्यावरण के पाठचर्या की बात हो रही है। पर्यावरण की पाठचर्या की बात हो रही है। तो बात करें पर्यावरण की पाठचर्या की, तो दोस्तों पर्यावरण की पाठचर्या में बच्चों के अनुभव का होना बहुत ही आवश्यक है। अनुभव का होना भी आवश्यक है। अनुभव बिल्कुल सही है। और स्कूल का वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिक्षा के लिए स्कूल का अच्छा वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा वातावरण होना चाहिए, जिससे कि बालक की शिक्षा में कोई भी ज्यादा दिक्कत न हो। उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए? बालक के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? बालक के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए। बहुत ज्यादा टफ पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो इसका डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। बच्चों के सीखने के तरीके पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन, सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, एल.एन. वाइगोस्की और ब्रूनर और इस दोस्तों स्पीयरमैन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में आपके पूछा गया है, क्या होगा? सी टेट में पूछा गया बच्चे के सीखने यानी अधिगम की बात। दोस्तों अधिगम की बात सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? आप सभी बताएं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों जीन पियाजे चाचा हमारे कौन थे? जीन पियाजे चाचा जो थे दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम बालक के सीखने की बात की थी, अधिगम की बात की थी, सीखने की बात की थी। बालक के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया था। जो सीखने के तरीके हैं उन पे हमारे एल.एन. वाइगोस्की यानी जिन्हें भाषा का कहा जाता है दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। वाइगोस्की नहीं दोस्तों, वाइगोस्की जी, हाँ वाइगोस्की जी। इनका दोस्तों एल.एन. वाइगोस्की थे आपके, वो चॉमस्की थे, सॉरी चॉमस्की थे, ये वाइगोस्की है। तो वाइगोस्की ने भी दोस्तों आपके सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे सीखने के तरीकों। तो ये हमारे जीन पियाजे और ये थे। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रकृति पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्रकृति पर्यावरण के प्रमुख घटक पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा।
क्या है, सभी जीव हैं, भू आकृतिक कारक है, जलवायु कारक है, या सभी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहा है दोस्तों, क्या होगा, बहुत ही अच्छा। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमारे जीव जंतु आते हैं, सभी हमारे जीव जंतु आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। जो भू आकृतिक कारक है, जो भू आकृतियां हैं दोस्तों, कहीं पे बहुत ही ज्यादा जल है, कहीं पे दोस्तों ऊंचा खाला है, कहीं पे पहाड़ है, तो ये भी आ जाएंगे। जलवायु कारक आ जाएंगे, बहुत सही, डी इज द राइट आंसर, सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत अच्छा आंसर दिया सभी बच्चों ने। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इसमें बच्चों को आदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। यही बात बिल्कुल सही आपने कही है कि बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही बढ़ावा मिलता है। ये बात सही है, 18 इज द राइट आंसर, डी। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? किसी भी बच्चे के अगर ज्ञान निर्माण की बात की जा रही है तो किसकी आवश्यकता? अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियों में सत्यापन, या उपयुक्त सभी। तो बच्चे के ज्ञान निर्माण, बालक के ज्ञान निर्माण की बात हो रही है, तो बालक के ज्ञान निर्माण के लिए तो ज्ञान में सारी बातें दोस्तों समाहित हैं, अनुभव, अवधारणा, अन्वेषण, तो सभी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, सभी। ये सामाजिक बुराइयां हैं दोस्तों, ये हमारी क्या है, ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं जो कि हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। क्या है? एक अभिशाप का काम करती है दोस्तों। क्या है? अभिशाप। ये अगर बुराइयां जिस देश में है, जिस देश में है, उस देश का विकास कभी संभव नहीं हो सकता, उस देश का विकास कभी संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी सामाजिक बुराइयां। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशन दी, कुछ पुस्तकें हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो शेयर करिएगा, हो सके तो लाइक करिएगा, और दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी समय पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके। तब तक सभी बच्चों को जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।